Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे एसएसटी के पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं ये आपके ऑनलाइन एग्जाम की सीरीज़ है। स्टार्ट कर रहे हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए जो आपका कल जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपका कराया था वो आपका 6 फरवरी का क्वेश्चन पेपर था, उसी की नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी नहीं कराए हैं। 30 तक आपके क्वेश्चन हुए थे, 31 से स्टार्ट करते हैं देखिए आज का क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय लें। जहां सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। तो देखिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर को एक्सप्लेन करता है। तो देखिए फेडरलिज्म को, सेपरेशन पावर को, सेक्युलरिज्म को, या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये किस चीज़ को, संघवाद को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, संघवाद को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ माइग्रेट वर्कर टू एन इंडियन सिटी। तो देखिए कौन से हैं, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। वीणा एक अनधिकृत बस्ती में दंतीय चिकित्सालय चलाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका प्रवासी मजदूर की अवस्था को, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजन सेल्स हिज वेयर फ्रॉम अ कार्ड ड्यूरिंग द डे एंड ऑन विच ही स्लीप्स एट नाइट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, दानन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दानन व्यवस्था क्या होती है। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट सही है वो कौन सा है। देखिए यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों ही आपके यहाँ पर सही है, लेकिन ए पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। तो देखिए अमेरिकी रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष, या फिर अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो देखिए ऐसा कब हुआ था, तो ये हुआ था जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा धारा 2005 निम्न में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। तो देखिए किसके द्वारा लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। या फिर यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के ज़मीन पर अधिकार मानता है। तो देखिए तो आपका बिल्कुल गलत है, केवल गैर विवाहित। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय किसके दिन को याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए किस चीज़ को याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले आम चुनाव, भारत की स्वतंत्रता, संविधान के लागू होने, या फिर संविधान का लेखन पूरा होने। तो देखिए जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, संविधान के लागू होने पर क्यों मनाया जाता है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, राम्या एक बकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। इस केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
राज्य द्वारा उसे वकील दिया जाएगा। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लिए वकील नहीं कर पाता है तो किस एक्ट के तहत वो वकील कर सकता है, तो वो एक्ट कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अनुच्छेद 39A। क्या होगा आपका आर्टिकल 39A जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे के सारे न्यायालयों को मानने होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये भी आपको यहाँ पर सही है, दोनों ही सही हैं। और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ABC पर विचार कीजिए। देखिए, तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है, तो देखिए यहाँ पर आपके B और C पॉइंट सही है। तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। B और C पॉइंट केवल ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। तो देखिए जनजातीय भाषाओं के बारे में पढ़ना है। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही होगा, तो देखिए दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। A और B दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, कॉलम X और कॉलम Y आपको दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके और उनका विवेचन, मतलब उनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। व्यवहारवादी क्या होता है, रचनावादी क्या होता है, बहुविषयक उपागम क्या होता है और अंतर्विषयक उपागम क्या होता है, उनको सही तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं देखिए यहाँ पर कौन सा मैचिंग होगा जो आपका सही होगा। देखिए जो व्यवहारवादी हैं वो कौन है, सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। क्या होता है आपका सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। जो रचनावादी होते हैं, रचनावादी कौन होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। कैसा होना चाहिए, जो लर्नर्स है वो केंद्रित होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए। बहुविषयक उपागम जो होता है वो क्या होता है, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। जो अंतर्विषयक उपागम होता है वो होता है समाकलित ज्ञान में सहायता करना। क्या होता है, समाकलित ज्ञान में सहायता करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट मैच है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही तरीके से मैच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरास्थल की सही व्याख्या को प्रस्तुत करता है। तो देखिए कौन सा शब्द है जो पुरास्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था, वह स्थान जहाँ औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, वह स्थान जहाँ आकेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हों। तो देखिए जो पुरास्थल होते थे वो क्या होते थे, तो वह स्थान होते थे जहाँ औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है, कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। तो देखिए कौन सी होगी जो उपयुक्त रणनीति होगी, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट, अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NSS डाटा, एक फिल्म पिक्चर जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है, या फिर अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो देखिए जब हम डेली एक्टिविटी से उस चीज़ को जोड़ते हैं तो वो आपका पेडागोजी में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा कि हम लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण करें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों की जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकता है। देखिए किससे, जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए। तो देखिए अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए, आरक्षण नीति पर लेख, मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र, या फिर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृतांत। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृतांत यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, इतिहास की अध्यापिका मौर्य राज्यवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उसे करना चाहिए। तो देखिए तुलनात्मक समय रेखा का, रेखा आलेख का, प्रगतिशील समय रेखा का या फिर दंड आलेख का। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो वो है आपका प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। क्या होगा, प्रगतिशील समय रेखा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक हैं अगर शिक्षक इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए करता है। तो देखिए विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक हैं। कैसे, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, विद्यार्थियों के मनोरंजन, अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन अजीब से तरीकों को दिखाने, व्याख्यान विधि की एक रस्ता को भंग करने। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है और इस शिक्षण विधि के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए कहाँ पर लेके जा रही हैं, ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर लेके जा रही हैं। तो देखिए इस शिक्षण विधि से क्या फ़ायदे होंगे, विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही है, तो देखिए A, B, C तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने का रूपरेखा ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, A, B, C पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी इज बेस्ट सुइटेड टू टीच जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो देखिए निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो देखिए कौन सी विधि है, परिचर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिर प्रश्न विधि। तो देखिए कौन सी विधि है जो यहाँ पर उपयुक्त होगी, तो वो है आपकी डिस्कशन। क्या होगा आपका, परिचर्चा। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। तो देखिए कौन सी विधि है जो आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों में सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत कराना, विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत कराना, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों की परिस्थिति को सिर्फ एक नज़रिए से देखना। तो देखिए ये तो आपके तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। वो क्या है, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। ठीक है, असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज बायस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। तो देखिए कौन सी है, वाद विवाद, परिचर्चा, क्षेत्र कार्य या फिर परियोजना कार्य। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए वो आपका क्या होता है, वो होती है आपकी डिबेट। ठीक है, जहाँ पर जवाबी तर्क देने की, तथ्य या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है, तो वो होती है आपकी डिबेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताओं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। तो देखिए कौन सी विधि है जो सबसे अधिक महत्व रखती है, तो देखते हैं। देखिए पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना और उस पर चर्चा करना, पाठ्यपुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ना और समझना, शिक्षार्थियों को उसके आसपास पाई जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, या फिर विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना, इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने और तुलना करने में करना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना, इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने और तुलना करने में करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। देखिए तटीय स्थल रूप पढ़ाते समय, तो देखिए छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों के मूल्यांकन में, या फिर पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा, तो वो है बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्नर। छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में कहाँ पर दिक्कत आएगी, तो वो आएगी छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में कौन सी बाधाएं हैं, विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छा प्रदर्शन या उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण और कौशल निर्माण का अभाव। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो
बाधाएं होंगी तो वो है आपका विद्यालय में विद्वान शिक्षण, शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन व उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए और बी आपका सही होगा। कौशल निर्माण का अभाव, ये जो है ये बाधाएं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेख किया जा सकता है। तो देखिए, सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, शैल चित्रकला, कबीर के दोहे या फिर अशोक स्तंभ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, किस चीज़ के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही होगा, सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। क्या यहाँ पर बेस्ट होगा, तो वो होगा सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। देखिए यहाँ पर शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ, इनका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, परियोजना विधि को यूज़ करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, या फिर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जाँच में संलग्न कराना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न कराना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए अगर ये पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो ये किस प्रकार की ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन कर रहा है, स्मरण का, मूल्यांकन का, विश्लेषण का, या फिर सृजन का। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही है, तो वो है स्मरण। क्या है आपका, स्मरण। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। देखिए कौन सी है जो ग्रुप असेसमेंट का हिस्सा यहाँ पर नहीं है, वाद विवाद, सेमिनार प्रस्तुति, सत्रांत परीक्षा मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, या फिर क्लास डिस्कशन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं होगा, तो वो है देखिए टर्म एंड एग्जामिनेशन, डिबेट, सेमिनार प्रस्तुतिकरण, कक्षा में चर्चा, ये आपका समूह आकलन का हिस्सा है। लेकिन जो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन सत्रांत जो परीक्षा है वो आपकी नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कथन सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। देखिए कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। देखिए केवल, जहाँ पर केवल वर्ड होता है वो आपका नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन्होंने आपसे पूछा तो देखिए वो तो आपको मिल गया। मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित होती हैं, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, ये भी आपका सही है। लेकिन उन्होंने पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है। तो देखिए लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले, तो देखिए पूर्ण अवधारणा का आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, या फिर रचनात्मक आकलन। तो देखिए क्या कर रही है, वो कोई विषय पढ़ाने से पहले अध्यापिका उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रही हैं। इसका मतलब वो क्या कर रही हैं, वो आपको पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही हैं, आपकी प्री कंसेप्ट जो आपके हैं उनको पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो देखिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थियों के लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही है, तो देखिए तीनों ही पॉइंट पोर्टफोलियो से रिलेटेड बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।